नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 4 मई 2026 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे कि बंगाल इलेक्शन का आज रिजल्ट है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल। बंगाल में तो कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। तमिलनाडु में थलपति विजय जो हैं उनकी पार्टी आगे है। केरल का मैंने नहीं देखा है। असम में बीजेपी जीत चुकी है ऑलमोस्ट। तो इसी प्रकार का इलेक्शन का रिजल्ट है। इस इलेक्शन से किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, इनके असेंबली के सीटों की संख्या पूछी जा सकती है, कंपेयर करने के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा एसआईआर का प्रोसेस जो यहाँ पर हुआ है उसके बारे में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसको एक बार कवर ज़रूर ही कीजिएगा, बाकी मैं भी एमसीक्यू में आपको करवा दूँगा। न्यूज़पेपर का एमसीक्यू भी मैंने शुरू कर दिया है। एडवांस लेवल का एमसीक्यू होते हैं, स्टेटमेंट और कथन कारण वाले। कल और परसों 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, सैटरडे संडे में। आप उसको जा करके ज़रूर देखिएगा। इस वीक में 3-4 वीडियो और अपलोड होंगे, जिससे पहले के भी और अभी के भी हम लोग सारे डिटेल में कवर कर लेंगे। अगर आपको डेली प्रैक्टिस के लिए जुड़ना हो अचीवर ग्रुप से, तो 4 और 5 मई कल तक के लिए ही ऑफ़र है जो चल रहा है 2-4 दिनों से। आप जुड़ सकते हैं 499 में। 1 टाइम पेमेंट होता है। डेली 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। पहले के भी अभी के भी सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए और क्या हेडलाइन है। तो ईस्ट दिल्ली में एक जगह विवेक विहार का इलाका है, वहाँ पर आग लग गई और आग लगने के कारण से 9 लोग जिंदा जल गए। तो आप समझ सकते हैं ये क्या है। अर्बनाइजेशन जो होता है ना, शहरीकरण जो होता है, कहाँ से जोड़ेंगे इसको। शहरीकरण जो होता है, तो शहरीकरण केवल भवनों को बना देना, सड़कों को बना देना नहीं होता है, बल्कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। अर्बनाइजेशन के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आती है जो सरकारें उठाने को तैयार ही नहीं है। आपने अगर हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होगी तो उसमें देखा होगा फायर फाइटर विभाग जो होता है बहुत ताकतवर विभाग होता है और बहुत अच्छी जॉब मानी जाती। फायर फाइटर्स को देखा होगा आपने। क्यों है ऐसा? क्योंकि पश्चिमी देशों में अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर आग जैसी चीज़ों की समस्याएं ज़्यादा होती है। उससे लड़ने के लिए इस प्रकार का सिस्टम वहाँ पर बनाया गया है। अपने यहाँ पर क्या है, फायर विभाग की गाड़ी दिल्ली राजधानी क्षेत्र में हर कॉलोनी के सारे घरों तक पहुंच भी नहीं सकती है। इसी प्रकार से पिछले साल हमने देखा था कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भरने के कारण से कई सारे छात्र जो हैं वो डूब गए थे। वो भी इसी चीज़ का उदाहरण था कि आपको शहर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, घर हो, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कमर्शियल प्लेस हो, उनके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, डिज़ाइन होते हैं। जैसे फायर हो गया, इमरजेंसी एग्जिट हो गया, घर में 2 दरवाजे होने चाहिए, बंद घर बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। घर में जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं उसका रेगुलर बेसिस पर आपको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। ये एसी ब्लास्ट के कारण से आग लगी थी जिसमें 9 लोग मारे गए हैं। इसी प्रकार का एक और हादसा हुआ। सामान्य लोगों की जीवन भारत में बहुत सस्ती है। नर्मदा नदी में लोगों के डूबने से मौत हो गई, बहुत सारे लोग डूब गए। इस न्यूज़ को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। आज पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। नर्मदा नदी के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन ये भी क्या था, पब्लिक प्लेस पर जो अवेयरनेस नहीं है, सरकार का रूल लागू नहीं होता, इसके कारण से इस तरह के हादसे होते हैं। मैं जब बनारस गया तो वहाँ पर भी नाव पर जब बैठ रहे थे लोग, तो लोग खुद ही लाइफ जैकेट को दूर रख देते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि उनको सही नहीं लगता है। जबकि लाइफ जैकेट अगर होता तो शायद ये बच जाते। इस नाव में जो नर्मदा नदी में डूबा उसमें लाइफ जैकेट को बंद करके रखा गया था बक्से में, किसी को भी पहनाया नहीं गया था। जब डूबने लग गया तब जाके पहनाया गया है। तो ये क्या है, अगर सरकार इंतजाम कर भी देती है तो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं है, इसके कारण भी हादसे होते हैं। इन हादसों से जुड़े हुए आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार के सवाल आएंगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे। नेपाल ने ऑब्जेक्ट किया है मानसरोवर यात्रा। भारत और चीन ने मानसरोवर यात्रा शुरू की है। चीन में चूंकि मानसरोवर का इलाका पड़ता है, कैलाश का इलाका, तो यह यात्रा नेपाल होते हुए ही संपन्न होती है। नेपाल में लिपुलेख दर्रा है, उत्तराखंड के समीप में लिपुलेख दर्रा है। यह नेपाल मानता है कि यह उनका है, जबकि हम मानते हैं कि हमारा इलाका है। इसको लेकर के उसने ऑब्जेक्ट किया है। इस पर जो भी अपग्रेड आएगा उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल शुरू करते आज का पहला टॉपिक। देखिए क्या है। अचीवर ग्रुप से जुड़ना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम पर लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में।
डेली ही प्रैक्टिस करते हैं, टारगेट वाइज, टॉपिक वाइज डेली का सिलेबस होता है। सबसे पहला टॉपिक है, चूंकि आज के वीडियो हम लोग सैटरडे, संडे, मंडे तीनों दिन के न्यूज़पेपर कवर करें, इसलिए पहला टॉपिक क्या है, भारत की नई आपातकालीन संदेश प्रणाली, सेल ब्रॉडकास्ट जिसको कहा जाता है। सैटरडे का अगर आपने करंट वीडियो देखा होगा तो जब मैं वो वीडियो बजा रहा था तभी सरकार का वो भोंपू बजा था फ़ोन में। तो ये सरकार का एक नया क्या है, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है। क्या अपने देश में है? बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले इस तरीके के सिस्टम जापान जैसे देशों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जापान पर भूकंप आने पर सारे देश में इसी प्रकार के अलर्ट भेजा जाता है, बजने लग जाता है फ़ोन, बहुत तेज़ आवाज़ करता है, डरावना आवाज़, जिससे लोगों का ध्यान उस तरफ जाए। नो मैटर कि आपका फ़ोन साइलेंट में है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में है या फिर इंटरनेट बंद है, कुछ भी मायने नहीं रखता है। अगर फ़ोन ऑन है, उसमें थोड़ा सा भी जान है तो यह भोंपू बजेगा। किस प्रकार से काम करता है? हाल ही में सरकार ने प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदा जैसे युद्ध का हो गया, या कोई केमिकल रिसाव हो गया, या कोई गैस का रिसाव हो गया, प्राकृतिक यानी कि जैसे बाढ़ हो गया, थंडर स्ट्रॉम हो गए, या फिर बिजली का गिरना हो गया, इस प्रकार की चीज़ें जब होती हैं तो यह क्या है, आपदा है। इस दौरान नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार इस प्रकार के प्रयास कर रही है। जैसे आजकल आपके फ़ोन पर आता होगा, थंडर स्टॉर्म एक्सपेक्टेड 2 से 3 आवर में आने वाली आंधी तूफान, इस प्रकार के मैसेज आते हैं, रात में भी आते हैं। तो इस प्रकार के मैसेज जो हैं यह मैसेजिंग सर्विस वाला है। समटाइम ये डिलीवर नहीं हो पाते हैं, समटाइम देर से डिलीवर होता है, लेकिन ये जो सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है यह रियल टाइम में डिलीवर होता है। कोई भी बाधा इसमें नहीं उत्पन्न हो सकती, 100% डिलीवर होगा ही होगा। अखिल भारतीय परीक्षण है, पैन इंडिया टेस्ट किया गया। इसके तहत लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर तेज बीप और कंपन के साथ अत्यंत गंभीर अलर्ट का पॉपअप संदेश भी भेजा गया। आपको भी ये संदेश प्राप्त जरूर ही हुआ होगा। कुछ लोग जिनको प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि आप पर खतरा नहीं है, बताऊंगा कि क्यों नहीं प्राप्त हुआ है। सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक क्या होता है? यह एक ऐसी तकनीक जिसके माध्यम से एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, यह सबसे महत्वपूर्ण है इसके लिए, क्योंकि इसमें न बंधुओं नंबर के आधार पर किसी को अलर्ट नहीं भेजा जाता है। जैसे दिल्ली का क्षेत्र है जो सरकार ने परसों टेस्ट किया, उसमें पहले से ही कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके अलावा देश के प्रमुख शहर और देश के राज्यों की राजधानी इलाकों में यह अलर्ट भेजा जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि उस ज्योग्राफिकल एरिया के जितने टावर हैं उनको टारगेट करके सभी के फ़ोन पर यह अलर्ट भेजा गया। इसमें फ़ोन चाहे विदेशी व्यक्ति हो उस एरिया में, चाहे अपने देश का हो, कोई भी हो, अगर उस एरिया में है तो उसके फ़ोन पर भोंपू जरूर ही बजेगा। यही चीज़ था वो। देखिए, इसके साथ फ़ोन पर संदेश भेजे गए। यह 1 to many संचार चैनल है, यानी कि सरकार का एक है, और इससे देश के जितने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को चाहेंगे उन सभी के लिए वह संचार का काम करेगा। तो 1 to many चैनल, 1 to 1 चैनल होता है। जैसे आप और मैं अगर बात करते फ़ोन पर तो यह 1 to 1 चैनल होगा। 1 to 2 भी हो सकता है जब आप क्या करते हैं, जब आप किसी कॉन्फ्रेंस पर लेते हैं। तो यह 1 to many चैनल था सरकार का, जिसका C. यानी कि सेंट्रल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह स्वदेशी तकनीक है हमारा, स्वदेशी तकनीक है हमारा। वर्तमान में एक SMS प्रणाली काम करता है जो सचेत नामक प्रणाली है भारत सरकार का। सचेत नामक प्रणाली है। SMS 1 to 1 प्रणाली होता है। नेटवर्क व्यस्त होने पर देरी हो सकती है। वर्तमान में जो आपके फ़ोन पर आता है, आंधी आने वाला है, तूफान आने वाला है, बाढ़ की संभावनाएं हैं, इस प्रकार की चीज़ें जब आती है तो वो क्या है, 1 to 1 होता है मुख्य रूप से, और SMS का वह अलर्ट सिस्टम है। लेकिन SMS अलर्ट सिस्टम विश्वसनीय नहीं माना जाता। अगर फ़ोन में नेटवर्क नहीं रहा तो फिर आपका बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी भी कंडीशन में फ़ोन है, अगर उस एरिया में एक्टिवेटेड है तो उस पर भोंपू जरूर बजेगा। यह प्रणाली कैसे काम करता है, इन पंक्तियों को याद रखना है। यही सब स्टेटमेंट बना करके पूछे जाते हैं कि फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम काम नहीं करेगा। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इंटरनेट से इस सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। यह प्रणाली मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करके काम करती है। टावर से अलग अलग SMS भेजने के बजाय एक ही संदेश उस समय उस टावर से जुड़े सभी फ़ोनों पर प्रसारित कर दिया जाता है। यहाँ तक उस क्षेत्र में मौजूद विदेशी पर्यटक को भी यह अलर्ट प्राप्त होगा। कोई विदेशी आदमी है, वो उस ज्योग्राफिकल एरिया में है, जैसे दिल्ली के एरिया में होगा कोई विदेशी नागरिक, तो उसके फ़ोन पर भी यह चीज़ बजा होगा। इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? कोई व्यक्तिगत डेटा नहीं लिया जाता है,
ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपात स्थिति में बचाव के लिए यह बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है, जैसे भूकंप, सुनामी, आकाशीय बिजली, फ्लैश फ्लड, गैस रिसाव या फिर युद्ध के दौरान बमबार्डिंग इत्यादि चीज़ों में यह मदद कर सकता है। यह तकनीक 1990 के दशक में यूरोपीय संचार मानक संस्थान द्वारा विकसित की गई थी। फिलहाल में जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में यह उपयोग किया जाता है। आपने सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से मिसाइल दागा समुद्र में, तो जापान के सभी लोगों के फ़ोन पर यह अलर्ट आ जाता है, तो पूरे देश में एक प्रकार से आपातकाल की स्थिति हो जाती है। तो वो यही सिस्टम है जो वहाँ पर काम करता है। भूकंप जब जापान के किसी एक इलाके में आता है तो भी यह इस सिस्टम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि भूकंप के वेव के स्पीड से ज़्यादा तेज़ होगा इस सिग्नल का स्पीड, जिसको हम लोगों को 8 से 10 सेकंड पहले भी अगर सचेत कर देंगे भूकंप आने से पहले, तो भी कई सारे लोगों की हम जान बचा सकते हैं। सरकार का फिलहाल में जो सचेत सिस्टम काम करता है, क्या नाम है इसका? SACHET नाम है, याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका यही नाम है, सचेत इसका नाम है। यह सिस्टम मैसेजिंग अलर्ट पर काम करता है, जो आपके मैसेज आते हैं उस पर यह काम करता है। SMS और सेल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में तत्काल अलर्ट भेजने के लिए सचेत सिस्टम काम करता है। इस प्रणाली को DOT के द्वारा विकसित किया गया और NDMA के साथ मिलकर के यह काम कर रहा है। यह प्रणाली UN की संस्था अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU द्वारा अनुशासित कॉमन ऑल्टरिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है। ITU दुनिया की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक मानी जाती है। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन इसको कहा जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से एक मानी जाती है इसे। सचेत प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? व्यापक पहुंच है इसका। यह प्रणाली वर्तमान भारत के सभी 36 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में 19 भाषाओं में 134 अरब से अधिक SMS अलर्ट जारी किए जा चुके हैं सचेत प्रणाली के द्वारा। सेल ब्रॉडकास्ट से इसका एकीकरण किया जा रहा है। अब सरकार क्या कर रही है, जो सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक है उसको सचेत के साथ में जोड़ रही है, इंटीग्रेट कर रही है। पहले केवल SMS पर निर्भर था, लेकिन अब इसमें सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है, जो अभी किया गया था। आपका फ़ोन भले DND पर हो, साइलेंट हो, बिना इंटरनेट के हो, किसी भी परिस्थिति में आप तक सरकार का यह अलर्ट पहुंच जाएगा। बहुत मध्यम तेजाबनी होती है। बहुमध्यम का मतलब है फ़ोन के साथ साथ यह बड़े बड़े स्पीकर जो रेलवे स्टेशन के होते हैं, TV के होते हैं, रेडियो के होते हैं, उन सभी पर भी यह प्रसारित कर सकता है। पिछले दिनों तो इसका उपयोग नहीं किया गया, लेकिन अगर सरकार चाहे तो इन सभी जगहों पर एक साथ प्रसारित कर सकती है इस प्रकार के सिस्टम को। पहले के ज़माने में वॉर का ज़माना जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ज़माना जब था, तो उस दौरान शहरों में, ख़ासतौर से कंटोनमेंट के एरिया में स्पीकर लगाए जाते थे। जैसे ही बॉम्बिंग शुरू हुई तो पों बजने लग जाता था, आपने फिल्मों में देखा होगा। अब वो ज़माना चला गया है, कहाँ तक स्पीकर बिछाओगे आप। इसीलिए अब जब सबके हाथ में फ़ोन है, भारत में फ़ोन की कनेक्टिविटी है, तो क्यों न इस प्रकार के सिस्टम का उपयोग किया जाए। सचेत पोर्टल और ऐप, NDMA ने एक सचेत नेशनल डिजास्टर अलर्ट पोर्टल भी बनाया है, जो अलर्ट, अवेयरनेस, एक्शन AAA के सिद्धांत पर काम करता है। अलर्ट, अवेयरनेस एंड एक्शन। नागरिक मौसम का अपडेट, स्थानीय अलर्ट प्राप्त करने के लिए ऐप स्टोर से सचेत मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह NDMA के साथ में काम करता है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके प्रीलिम के दृष्टिकोण से यह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नर्मदा में जो क्रूज हादसा हुआ उसके बारे में है। जबलपुर जगह है, नर्मदा के किनारे ही जबलपुर हाई कोर्ट भी है, तो बहुत ही सुंदर सा शहर है जबलपुर, नर्मदा नदी के किनारे में ही है। वहीं पर एक बारगी डैम है, बारगी डैम है। डैम का बैक वाटर होता है। डैम क्या होता है? दरअसल बहते हुए पानी को रोक देते हैं हम, तो उसी को डैम कह देते हैं, ठीक है। अब ये जो बहता हुआ पानी रुका हुआ है, यह एक झील नुमा आकार ले लेती है, झील बन जाती है, और इस झील में नौकायन भी होता है, पर्यटन भी होता है, सिंचाई के काम भी होते हैं, पीने के पानी भी होता है, सब कुछ इसमें काम होता है। यहीं पर क्रूज शिप, छोटा सा शिप था जिस पर कई सारे लोग बैठे हुए थे, और वो वहाँ पर गए हुए थे नर्मदा नदी में। उसी दौरान नाव हादसा हो गया। जबलपुर में एक दर्दनाक नाव हादसा हुआ, 9 लोगों की जान चली गई। एक आपने देखा होगा, माँ और बेटे का फोटो देखा होगा शायद। यात्रियों को लाइफ जैकेट पहले से नहीं पहनाए गए थे। जब नाव डूबने लगी तब उन्हें लाइफ जैकेट दिए गए, जिससे लोगों को बचने का समय ही नहीं मिल पाया।
यही वो हादसा का कारण था। अगर लाइफ जैकेट उन्होंने पहना हुआ होता तो शायद बच जाते, कुछ और लोग तो कम से कम बच ही जाते। अगर आप नैनीताल जाएंगे, बनारस जाएंगे, हर जगह पर ये पहनना अनिवार्य होता है लाइफ जैकेट। कल का बनारस का वीडियो देखा, उसमें पुलिस के जो लोग हैं वो घूम घूम करके बता रहे हैं कि लाइफ जैकेट पहनो नहीं तो बोट सीज कर रहे हैं। सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है, कुछ जिम्मेदारी आम नागरिक की भी होती है कि जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं बहुत ज़रूरी होता है उसको फॉलो करना। यह हादसा किस बांध के पास में हुआ? जबलपुर में नर्मदा नदी पर होने वाले नाव हादसे और पर्यटन गतिविधियां मुख्य रूप से बारगी बांध, कहाँ पर है यह? बरगी भी बोलते इसको और बारगी भी बोलते हैं। तो बरगी बांध या बारगी बांध जो इलाका है वहीं पर हुआ, उसी के बैक वाटर में हुआ, उसी के बैक वाटर में यह हुआ है। नर्मदा नदी का मैप जरा देखेंगे, अचानक कमर अमरकंटक है, यह एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। यहीं से सोन नदी निकल करके बिहार की तरफ में आती है और नर्मदा नदी निकल करके भ्रंश घाटी से होते हुए बहते हुए यह जा करके गुजरात के समीप अरब सागर में सेंचुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी दो पर्वत पठारी श्रेणियाँ विंध्य श्रेणी और सतपुरा श्रेणी के बीच में यह बहती है। यहाँ पर महादेव की श्रेणी आपको दिखेगा, यहाँ पर मैकाल धूपगढ़ की श्रेणी आपको देखने को मिलेगा। यह सतपुरा की श्रेणी है और यह विंध्यन रेंज है जो बिहार के कैमूर तक विस्तारित है। इस मैप को ज़रूर याद रखिएगा, इस मैप को ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे। ये अरावली है, ये अरावली है, आपको दिख रहा होगा। ये अजंता की रेंज है, अजंता है, ये हरिश्चंद्र की रेंज है, ये निर्मल की रेंज है। उद्गम और प्रवाह क्या है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ियों से यह निकलती है। अचानक कमर अमरकंटक जो है, अचानक कमर अमरकंटक ये इस जगह का नाम है। यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर यह जगह स्थित है। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहर जो हैं उनको पीने का पानी का सप्लाई नर्मदा नदी से ही किया जाता है और इस पर बहुत सारे बांध भी बने हुए हैं, यानी कि बिजली का भी उत्पादन पर्याप्त रूप से इस नदी पर किया जाता है। यह भारत की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ताप्ती और माही के साथ में विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। रिफ्ट वैली ही एकमात्र कारण है कि इसका उद्गम भारत के पूर्वी इलाकों में होता है जबकि बह करके पश्चिम आती है। नहीं तो भारत के प्रायद्वीपीय भारत में भी मैक्सिमम नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। रिफ्ट वैली के कारण ही नर्मदा नदी जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, यह सवाल पूछा गया है प्रीलिम एग्जाम में और फिर से पूछा जाएगा। लंबाई और मुहाना, इसकी कुल लंबाई 1312 1312 याद रखने के लिए आपके लिए सही रहेगा किलोमीटर है। यह एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर के बहती है और अंत में गुजरात के पास खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरती है और ये डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है, इसे भी याद रखेंगे। नर्मदा घाटी परियोजना, इनमें कौन कौन से प्रमुख बांध हैं? तो सरदार सरोवर बांध है। यह गुजरात के केवड़िया में, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत लंबी मूर्ति बनी है 182 मीटर ऊंची, उस मूर्ति के समीप में ही सरदार सरोवर बांध भी स्थित है। बहुत सुंदर जगह है वो घूमने के लिए। यह नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा और सबसे विवादित भी रहा है। कई सारे लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था, मेधा पाटकर इत्यादि का नाम आपने सुना होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी के पास में है और यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है एमपी के रीजनों के लिए। इंदिरा गांधी बांध है, यह मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के पुनासा में यह स्थित है। इंदिरा गांधी बांध इसका नाम है। पानी के भंडारण क्षमता के मामले में यह भारत के सबसे बड़े जलाशय हैं, तो इसका नाम अवश्य ध्यान में रखें। ओंकारेश्वर बांध है, यह मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में इंदिरा सागर बांध के थोड़ा आगे स्थित है। खांडवा जिले में है, खांडवा जिले में है एमपी में। यह ओंकारेश्वर मंदिर और ज्योतिर्लिंग के पास में है। हाल ही में यहाँ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी लगाया गया है। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ओंकारेश्वर का नाम तो सुना होगा आपने, ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल हैं। महेश्वर बांध है, यह मध्य प्रदेश के खारगौन जिले महेश्वर में स्थित है। सोचिए एक नदी पर कितने बांध हमने बनाए हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। और फिर बरगी बांध है, यह छोटा सा ही बांध है।
यह मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास में स्थित है। यह नर्मदा नदी पर पूरे होने वाले 30 प्रमुख बांधों में से एक था। 30 प्रमुख बांधों में से एक था। इसका नाम अवश्य ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ऊपर है, जिसमें यूएस का जो एटॉमिक नीति बन रही है उसमें हमारे शांति एक्ट को भी जगह दिया गया है। उसके बारे में ज़रा हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या है ये और क्या इसका निहितार्थ है। शांति लॉ इन यूएस न्यूक्लियर मिशन ऑन इट्स वे टू टैप न्यू टाई अप, मतलब कि भारत और यूएस जो है वो शांति लॉ बनने के बाद से नए न्यूक्लियर डील की ओर या नए न्यूक्लियर समझौता की ओर बढ़ रहे हैं और नए नए समझौते किए जा सकते हैं ताकि हम यूएस से लाइट वाटर रिएक्टर की तकनीक को भी हासिल कर सकें और उसका निर्माण भारत में कर सकें। जब शांति लॉ हमने पढ़ा है, कब कब पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। जब पिछले साल के विंटर सेशन में पास किया गया था तब भी इसका अध्ययन किया था, न्यूज़पेपर में भी अध्ययन किया है इसका। 71 मेंस के लिए जो मैंने रिवीजन करवाया उसमें भी इसका अध्ययन हमने किया हुआ है। उस दौरान मैंने आपको बताया था कि यह एक्ट लाया ही इसलिए जा रहा है ताकि अमेरिका के साथ और बाकी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े एटॉमिक कंपनियां हैं उनके निवेश को हम आकर्षित कर सकें भारत में, इसीलिए यह एक्ट लाया जा रहा है। इस महीने के अंत में एक उच्च स्तरीय अमेरिकी परमाणु कार्यकारी मिशन भारत आ रहा है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। नए कानून लागू होने के बाद भारत के परमाणु ऊर्जा परिदृश्य का जायजा लेना और इस क्षेत्र में उभरते अवसरों पर अमेरिकी उद्योगों की रुचि को व्यक्त करना और अमेरिका के जो इन्वेस्टमेंट हैं उसको भारत में लाना। इस दौरे का आयोजन न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टीट्यूट, अमेरिका के वाणिज्यिक परमाणु उद्योग का एक लॉबी समूह, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा किया जा रहा है। यह दौरा अलग अलग जगहों पर होगा और इससे बहुत सारी उम्मीदें की जा रही है। हमारे लिए क्या है मुख्य, इसमें शांति अधिनियम के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और लाइट वाटर रिएक्टर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। कुडानकुलम परमाणु संयंत्र जो है तमिलनाडु में, वहाँ पर रूस की मदद से हम लोग लाइट वाटर परमाणु रिएक्टर का निर्माण कर रहे हैं। यह अधिनियम पिछले दिसंबर में संसद द्वारा पारित किया गया था। मैंने बताया भी था, विंटर सेशन था पिछले साल का। यह भारत के कड़े नियंत्रण वाले परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव है। अभी तक था कि एटॉमिक ऊर्जा सेक्टर में केवल और केवल सरकार की जो एजेंसी है वही काम करेगी, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होना चाहिए, संवेदनशील सेक्टर है। लेकिन सरकार ने शांति एक्ट के द्वारा इसमें परिवर्तन किया। इसे परिवर्तन ये किया कि प्राइवेट कंपनियों के लिए जो बहुत ज़्यादा कठोर कानून बनाए गए थे उसको हमने थोड़ा सा कम कठोर बनाया और उसके साथ में हमने प्राइवेट कंपनियों के लिए इसमें इजाज़त भी दी कि आप भी आकर के इसमें बना सकते हैं। इसका एक विवाद भी रहा। मेघा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी है, इसने पुणे मुंबई हाईवे के निर्माण में भी काम किया था। शायद पुणे मुंबई है या और कोई है। वो एक्सप्रेसवे का काफ़ी बड़ा इलाका ढह गया था बनने के दौरान ही। इस कंपनी पर बार बार आरोप भी लगे, बहुत बार आरोप लगे इस पर, और इसने बार बार रूलिंग पार्टी को जम के चंदा दिया। अब इस कंपनी को, जो ऑलरेडी विवादों में रही है, इसको परमाणु संयंत्र के बाहरी स्ट्रक्चर बनाने का निर्माण का काम भी दे दिया गया है ना। कहाँ से मैं ढूंढ के ले आता हूँ न्यूज़, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बस बता देता हूँ मैं। जिसको लेकर के बहुत सारे विवाद भी हो रहे हैं कि इस प्रकार की कंपनी को क्यों दिया गया, जिसके प्रोजेक्ट पर पहले ही कितनी ही बार सवाल खड़े किए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस एक्ट में सरकार ने, अगर कोई हादसा होता है तो इस प्रकार की कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये भी बता दिया है। तो यानी कि ये कंपनी क्या निर्माण करेगी क्या नहीं, आई होप सो अच्छा ही करेगी, क्योंकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। लेकिन इस कंपनी का रेपुटेशन सही नहीं है। थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिएगा, आपको डिटेल में मिल जाएगा। खैर चलिए, हम लोग आज का न्यूज़ पढ़ते हैं। न्यूज़ पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। क्योंकि यह निजी कंपनी प्राइवेट प्लेयर्स को परमाणु संयंत्र संचालन, ईंधन प्रबंधन प्रवेश करने की अनुमति देता है, जिससे राज्य का एकाधिकार टूट गया है। राज्य का पहले स्टेट मोनोपोली था, इसमें उस मोनोपोली को कम किया गया है। अब सभी लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है। इस नए अधिनियम में दो पुराने कानून की जगह ली, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षेत्र के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010। इसी में जो छूट दिया गया है ना, तो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं,
कल को कोई हादसा होता है तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि परमाणु हादसा नॉर्मल हादसा नहीं होता है। चेरनोबिल सीरीज अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में होगा। लेकिन अगर कोई हादसा होता है तो इस प्रकार की कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं होगा। ऐसी कंपनी को दिया किसने ये काम, ये कोई जवाबदेह नहीं है। जैसे AEDO पेपर लीक जो हुआ है, जिसके कारण से AEDO रद्द किया गया है, तो उन कंपनी पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ऑनलाइन और ये सब काम संचालित करने की जिम्मेदारी किसने दी, ये किसी ने भी नहीं जांचा है। जरूर BPSC के ही किसी अधिकारी ने दी होगी, उन्हीं के कार्य क्षेत्र में यह आता है। तो उसमें से किसने इस्तीफा दिया, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने, नहीं होना चाहिए। पेपर लीक हुआ है, किसकी गलती से हुआ है, ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को किसने दिया काम, इसका आपको कहीं पर भी जवाब नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से इस तरह की कंपनी को किसने दिया काम, इसका आपको जवाब नहीं मिलता है। तो इस प्रकार के प्रावधान बना दिए गए हैं शांति एक्ट में। एक्ट का नाम है शांति। भारत को मुख्य रूप से 220 मेगावाट से 700 मेगावाट तक के दाबित भारी जल रिएक्टर, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर के निर्माण में महारत हासिल है, जो भारी जल और प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित है। हमारे पास तो ये है। हालांकि PHWR तकनीक में स्केलेबिलिटी की समस्याएं हैं। ये दुनिया भर में प्रमुख लाइट वाटर रिएक्टर तकनीक से पिछड़ रही है। अमेरिका, रूस, फ्रांस LWR तकनीक में अग्रणी है और यह हमारे पास में अभी नहीं है। यह AI जनरेटेड इमेज है। लाइट वाटर रिएक्टर क्या होता है? तो लाइट वाटर रिएक्टर एक प्रकार का परमाणु रिएक्टर है जो शीतलक और न्यूट्रॉन मंदक दोनों के रूप में लाइट वाटर का उपयोग करता है, H2O का उपयोग करता है, H2O का उपयोग करता है। ये तकनीक अपने पास में अभी नहीं है। चूँकि साधारण पानी न्यूट्रॉन को सोखने का काम भी करता है, इसलिए इस रिएक्टर को चलाने के लिए संवर्धित यूरेनियम ईंधन की आवश्यकता होती है। तो यह तकनीक अपने पास में नहीं है। भारत की तकनीक से यह कैसे आगे है? तो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर में D2O का उपयोग करते हैं। इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम लगता है, जबकि LWR प्रमुख रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है और इसमें मुख्य रूप से संवर्धित यूरेनियम के साथ में H2O का उपयोग किया जाता है। H2O का उपयोग किया जाता है। भारत LWR की ओर क्यों देख रहा है? भारत की अपनी PHWR प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर तकनीक में क्षमता बढ़ाने की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए नई नीति शांति के तहत वो विदेश से निवेश के साथ साथ तकनीक भी चाह रहा है LWR का, जो भारत में आए और भारत LWR से भी बिजली का उत्पादन करे, लाइट वाटर रिएक्टर से भी हम बिजली का उत्पादन करें, इसको लेकर के भारत काम कर रहा है। भारत में तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस की मदद से स्थापित किए जा रहे परमाणु संयंत्र इसी LWR तकनीक पर आधारित हैं। इसको याद रखिएगा, रूस के साथ मिलकर हम इसका निर्माण कर रहे हैं और अब अमेरिका के साथ में भी उम्मीद की जा रही है कि हम इसका निर्माण करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट एक्सप्लोर EU लाइक लॉ टू सेफगार्ड फार्म्स अगेंस्ट थर्ड कंट्रीज सैंक्शन। अगर किसी देश ने किसी के ऊपर सैंक्शन लगा दिया तो हमारे कंपनियों को हम बचा सकें, इसको लेकर के हम यूरोपियन यूनियन जैसा ही एक ब्लॉकिंग स्टैच्यू, यह क्या है? तो यह एक लॉ है यूरोपियन यूनियन का। इसी के तर्ज पर हम भी अपना एक कानून बना रहे हैं। भारत सरकार यूरोपीय संघ के ब्लॉकिंग स्टैच्यूट की तर्ज पर एक नया एंटी सैंक्शन प्रतिबंध विरोधी कानून लाने पर विचार कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? भारतीय कंपनियों को तीसरे देशों के प्रतिबंध का हवाला देकर विदेशी कंपनियों द्वारा महत्वपूर्ण सेवाओं को हासिल करने से रोका नहीं जा सकेगा। जैसे रूस के ऊपर में किसी देश ने, अमेरिका ने और EU ने सैंक्शन लगाया, तब वहाँ की कोई कंपनी भारत में कोई सेवा दे रही है और भारत में कोई रूसी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ मिल करके काम कर रही है, तो भारत की उस कंपनी का सेवा बाधित नहीं किया जाएगा। नायरा इलेक्ट्रॉनिक्स, नायरा कंपनी, नायरा एनर्जी और नायरा एनर्जी के साथ माइक्रोसॉफ्ट का जो काम था जिसको रोक दिया गया था, इसका अध्ययन हमने किया हुआ है। उसी का यह विस्तारित टॉपिक है। आपको याद होगा अगर, तो मैंने इसको पढ़ाया था। जुलाई 2025 में EU इंडो रशियन तेल कंपनी नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगा दिया। नायरा एनर्जी में 49% रूस की हिस्सेदारी थी, रूस की कंपनी की हिस्सेदारी थी
और बाकी 51% भारतीय कंपनी की हिस्सेदारी थी। लेकिन जब सैंक्शन लगा तो इस कंपनी में जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर काम कर रहा था उसको माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया। अब आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। सैंक्शन लगाया ईयू और अमेरिका ने, और रूस की कंपनी काम कर रही थी भारत में, और माइक्रोसॉफ्ट ने उस कंपनी में अपना सॉफ्टवेयर बंद कर दिया दूर से बैठे बैठे। ये क्या हो गया कि भाई थर्ड देश का प्रतिबंध हमारे देश की कंपनी को प्रभावित कर रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार अब लॉ लाने जा रही है, जिसके बारे में यह टॉपिक है। भारत में बाद में नायरा एनर्जी ने हाई कोर्ट में गया और उसको राहत मिल गई, माइक्रोसॉफ्ट ने काम शुरू करने दे दिया। लेकिन अब जरा यूरोपियन यूनियन का ब्लॉकिंग स्टैट्यूट क्या है, तो 1996 में यूरोपीय संघ द्वारा लाया गया कानून, जो शुरू में क्यूबा और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। यह कानून 3 मुख्य तरीकों से अपनी कंपनी को बचाता है। यह तीसरे देश के प्रतिबंध अनुपालन को रोक देता है, या उन प्रतिबंधों पर आधारित किसी भी गैर ईयू अदालती या प्रशासनिक फैसले के प्रभाव को ईयू में शून्य कर देता है। उसी प्रकार से अमेरिका ईयू का कोई सैंक्शन होगा तो हमारे यहाँ पर हम उसका मानना नहीं करेंगे, हम उसको शून्य घोषित कर देंगे। आपके न्यायालय के फैसले आपके यहाँ पर वैलिड होंगे, हम उसे नहीं मानेंगे। इसी चीज़ को लेकर के यह कानून लाने जा रही है सरकार, अभी लाई नहीं है। आपसे इस सवाल के बारे में पूछा तो ब्लॉकिंग स्टैट्यूट क्या है, तो इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। ईयू का एक कानून है, बाकी सरकार जब कानून लाएगी तो उस समय हम लोग इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसे ज़रूर याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। 1-2 और टॉपिक हैं जिसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। अचीवर ग्रुप से जुड़ना हो तो आज और कल का ही समय है जिसमें आप कम प्राइस पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।